नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना। वे जर्मनी में श्लॉस एल्माउ में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC NET 2022 की तिथियां घोषित। गुजरात पुलिस ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों में फर्जी सबूत तैयार करने के आरोप में कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और IPS अधिकारी RB श्रीकुमार को गिरफ्तार किया। भारत ने अफगानिस्तान को 3000 मीट्रिक टन गेहूं की अगली खेप भेजी। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में कल कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नुम और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने भारत के विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। वे जर्मनी में श्लॉस एल्माउ में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि G7 महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए सहयोगी लोकतांत्रिक देशों को एक मंच प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री वापसी में संयुक्त अरब अमीरात में कुछ समय रुकेंगे और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति और अबुधाबी के पूर्व शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर अपनी व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध शुरू से ही काफी मजबूत रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले महीने भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श के बाद फिर से जर्मनी के चांसलर ओलफ शॉल्ज से मिलने में उन्हें खुशी होगी। जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से पहले एक बयान में श्री मोदी ने कहा कि वे जर्मनी के चांसलर के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने श्लॉस एल्माउ जा रहे हैं। जर्मनी ने मानवता को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे लोकतांत्रिक देशों को भी G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद से निपटने और लोकतंत्र सहित अन्य विषयों पर G7 समूह के देशों, उसके सहयोगी देशों और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। Prime Minister will hold bilateral meetings and discussions with the leaders of the G7 as also the guest countries on the sidelines of the G7 summit. Prime Minister is also scheduled to have an interaction with the Indian diaspora at a community event during his stay in Germany for the G7 summit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के पिछले महीने की कड़ी के प्रमुख विषयों वाली ई-बुक साझा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस ई-बुक में विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने व्यक्तियों द्वारा लिखित महत्वपूर्ण लेख हैं। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना आज होगी। पंजाब, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली की इन सीटों पर 23 जून को वोट डाले गए थे।
पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा चुनाव में धुरी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने के बाद खाली हुई थी। उत्तर प्रदेश में रामपुर लोकसभा सीट आजम खान के रामपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद रिक्त हुई थी, जबकि आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा करहल विधानसभा सीट जीतने के बाद खाली हुई। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई है। त्रिपुरा की 4 विधानसभा सीटों बोरोडवली टाउन, अगरतला, सुरमा और युवराजनगर पर 23 जून को मतदान हुआ था। आंध्र प्रदेश में अत्मापुर विधानसभा सीट इस वर्ष फरवरी में वाईएसआर कांग्रेस के विधायक मेकापति गौतम रेड्डी के निधन के बाद खाली हुई थी। झारखंड की मांडर विधानसभा सीट बंधु तिर्की के आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी पाए जाने से अयोग्य घोषित होने के बाद रिक्त हुई थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना के गुट और एकनाथ शिंदे के समर्थकों द्वारा ठाणे में शक्ति प्रदर्शन के बीच बागी नेता के विश्वस्त शिवसेना के जिला प्रमुख नरेश महास्के ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। बागी विधायक दीपक केसरकर ने एक बार फिर शिवसेना पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का साथ देने पर आपत्ति की है। केसरकर ने इस गठबंधन को अपवित्र बताया है। दीपक केसरकर इस समय श्री शिंदे के साथ गुवाहाटी में हैं। एक रिपोर्ट। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जनसमर्थन जुटाने और अपने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को पछाड़ने की कोशिश में लगे हैं। उद्धव ठाकरे का समर्थन करने वाले महाराष्ट्र में नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक राग जोड़ने के प्रयास में शिंदे ने एक नवीनतम ट्वीट में समर्पित शिवसैनिकों से एमवीए के खेल को समझने की अपील की। उन्होंने कहा, उनकी लड़ाई शिवसेना और शिवसैनिकों को एमवीए नाम के अजगर से छुड़ाने की है। श्री शिंदे ने जोर देकर कहा कि उन्होंने राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सभी शिवसैनिकों की इच्छा के लिए पार्टी में विद्रोह किया, जो प्राकृतिक गठबंधन चाहते हैं। उन्होंने कहा, उनके गुट को 10 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के अलावा 2/3 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। शिंदे ने कहा कि शिवसेना के विधायकों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और अगली विधानसभा चुनाव में मुकाबला उनके खिलाफ ही होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए सभी बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से स्वाभाविक गठबंधन करने का अनुरोध किया था। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी एनईटी 2022 की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यूजीसी एनईटी की दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षाएं इस वर्ष एक साथ कराई जाएंगी। यूजीसी एनईटी 2022 परीक्षा 8 जुलाई से शुरू होकर 14 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि परीक्षा तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.nic.in पर जारी की जाएगी। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार को अहमदाबाद में दायर प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी उनके खिलाफ निर्दोष लोगों को फंसाने के उद्देश्य से कथित आपराधिक षड्यंत्र और जालसाजी तथा न्यायालय में 2002 के गुजरात दंगों के मामले में गलत सबूत देने के लिए की गई है। 2002 के दंगों के मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल की क्लीन चिट को चुनौती दिए जाने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज करने के एक दिन बाद सीतलवाड़ और आर श्री कुमार की गिरफ्तारी की गई है। सीतलवाड़ और आर श्री कुमार और अन्य के खिलाफ अहमदाबाद अपराध शाखा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। श्री कुमार को गुजरात दंगों के बारे में गलत सूचना प्रस्तुत करने को लेकर अहमदाबाद अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2002 के गुजरात दंगों पर तीस्ता सीतलवाड़ के आरोपों के पीछे कांग्रेस पार्टी और इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी सक्रिय थीं। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने परोक्ष मंसूबे जारी रखने के लिए जिम्मेदार लोगों के रूप में उनका नाम लिया था। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने श्री मोदी और कई अन्य को 2002 के गुजरात दंगों के मामले में विशेष जांच दल द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को
चुनौती देने की जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि याचिका गुणवत्ता से रहित है। श्री पात्रा ने कहा कि सीतलवाड़ और उनकी एनजीओ ने इस मामले में ऐसे तथ्य जुटाए थे जिन्हें बाद में गलत बताया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात दंगों के मामले में राजनीति से प्रेरित आरोप लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। श्री शाह ने उच्चतम न्यायालय के जकिया जाफरी की याचिका खारिज करने के निर्णय का स्वागत किया है। इस याचिका में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को 2002 के गुजरात दंगों के मामले में विशेष जांच दल द्वारा बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। श्री शाह ने बताया कि न्यायालय ने कहा कि गोधरा में रेलगाड़ी को आग लगाए जाने के बाद हुए दंगे पहले से नियोजित नहीं थे, बल्कि उसी समय भड़के थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना। वे जर्मनी में स्लॉज एल्माउ में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC NET 2022 की तिथियां घोषित। गुजरात पुलिस ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों में फर्जी सबूत तैयार करने के आरोप में कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ और IPS अधिकारी RB श्रीकुमार को गिरफ्तार किया। भारत ने अफगानिस्तान को 3000 मैट्रिक टन गेहूं की अगली खेप भेजी। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में कल कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नुम और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में भारत के विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। भारत ने अफगानिस्तान को 3000 मीट्रिक टन गेहूं की अगली खेप कल भेज दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अफगान जनता को मानवीय सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता बनी हुई है। अब तक भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम की भागीदारी में अफगानिस्तान को 33,500 मीट्रिक टन गेहूं सफलतापूर्वक भेजा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन तथा उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया एक दिन की यात्रा पर आज चेन्नई में हैं। वे आज चेन्नई में ओमंदुरार स्टेट में तमिलनाडु सरकार के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाएंगे। वे अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी और अर्ली प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग सेंटर का निरीक्षण करेंगे। तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन पर अधिकारी एक प्रस्तुतिकरण देंगे। वे अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवाड़ी में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के आरोग्य केंद्र और प्रयोगशाला की आधारशिला रखेंगे। वे अपनी यात्रा के समापन से पहले आज केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोजॉपी संस्थान का निरीक्षण भी करेंगे। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में कल कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नुम और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने फाइनल में फ्रांस को 149 के मुकाबले 152 अंकों से हराया। ज्योति को व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में ब्रिटेन की एला गिब्सन ने शूट ऑफ में ज्योति को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और सिमरनजीत कौर की भारतीय टीम चीनी ताइपे के साथ मुकाबला करेगी। भारत तीरंदाजी विश्व कप पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। 6 पदकों के साथ दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है। ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है।
युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीतने पर ज्योति सुरेखा वर्मा और अभिषेक वर्मा को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि फ्रांस में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त बना रखी है। कजाकिस्तान के अलमाटी में कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत की नवजीत ढिल्लों ने कल महिलाओं की चक्का फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कजाकिस्तान की करीना वासिलीवा ने रजत और उज्बेकिस्तान की यूलियाना शुचुकिना ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में भारत की दुती चंद ने 11.49 सेकंड के समय के साथ रजत पदक प्राप्त किया। दुती इस सत्र का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 11.38 सेकंड के साथ हीट मुकाबले में शीर्ष पर रही थीं। वे पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 4x100 मीटर रिले टीम में चुनी जा चुकी हैं। कजाकिस्तान की ओल्गा सफ्रोनोवा ने स्वर्ण पदक जीता। भारत की एमवी जिलेना तीसरे स्थान पर रहीं। भारत ने कल 7 स्वर्ण समेत 14 पदक जीते। प्रतियोगिता में आज शीर्ष भारतीय एथलीट और टोक्यो ओलंपियन धनलक्ष्मी शेखर मुकाबले में उतरेंगी। महिला क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। दाम्बोला में श्रीलंका ने 126 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 19 ओवर और 1 गेंद पर 5 विकेट पर 127 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत से भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने बृहस्पतिवार को पहले मैच में श्रीलंका को 34 रन से हरा दिया था। बंगलुरु में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में मध्य प्रदेश के साथ खेलते हुए मुंबई ने कल चौथे दिन दूसरी पारी में 2 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। मुंबई की टीम अभी मध्य प्रदेश से 49 रन पीछे है। इससे पहले मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 536 रन बनाकर मुंबई पर 162 रन की बढ़त हासिल की थी। मुंबई ने पहली पारी में 374 रन बनाए थे। भारत के विजय अमृतराज को 2021 का गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ वर्ष में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करता है। ये पुरस्कार टेनिस में उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने प्रशासन, प्रोत्साहन और शिक्षा के क्षेत्र में टेनिस को आगे ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान किया है और इस खेल के प्रति लंबी और उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। ये पुरस्कार लंदन में अमृतराज के सम्मान में आयोजित एक विशेष समारोह में दिया गया। अमृतराज को विश्व में टेनिस के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में जाना जाता है। अमृतराज ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने पेशेवर टेनिस को एटीपी टूर में परिवर्तित किया था। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिंदी में यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होता है। प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम के लिए एक विषय का चयन किया जाता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के लिए आमंत्रित विशेषज्ञ इन प्रश्नों के जवाब देते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी शनिवार 2 जुलाई को प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है आधुनिक भारत का इतिहास। विद्यार्थी अपने प्रश्न पत्र व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 29 जून है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हमें आप प्रश्न भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस वर्ग का विषय है आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और आपके सवाल प्राप्त करने की अंतिम तारीख 29 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों में तेजी ला रहा है। उन्होंने कोयम्बटूर में कल दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी एक्सेसरीज और सर्विसेज विषय पर टैक्स फेयर एक्सपो का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय वस्तुओं पर शून्य शुल्क करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग में देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने की क्षमता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आता है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी सहजानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 26 जून 1950 को हुआ था। किसानों के हितों के लिए संघर्षरत सहजानंद एक प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी, सशक्त लेखक और समर्पित क्रांतिकारी थे। सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। पहले उनका नाम था नवरंग राय। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन के साथ बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की। इस सभा ने किसानों को जमींदारों द्वारा उनके अधिकारों के अधिग्रहण के खिलाफ संगठित किया। अप्रैल 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। सहजानंद सरस्वती को इस सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया। एनजी रंगा और ईएमएस नंबूदरीपाद जैसे प्रमुख नेता इस सभा के सदस्य बनाए गए। अगस्त 1936 में किसान घोषणा पत्र जारी किया गया और जमींदारी प्रथा समाप्त करने और ग्रामीण ऋण रद्द किए जाने की मांग की गई। सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 में बिहार में बाकाश्त आंदोलन शुरू किया। बाकाश्त का अर्थ था खेती के साथ यानी स्वयं की जोत। ये आंदोलन जमींदारों द्वारा बाकाश्त भूमि से जोतदारों यानी असामियों को हटाए जाने के विरोध में था। इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिहार काश्तकार अधिनियम और बाकाश्त भूमि कर पारित किया गया। सहजानंद सरस्वती ने बिहटा की डालमिया शुगर मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो सुभाष चंद्र बोस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश राज द्वारा उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 28 अप्रैल का दिन अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमारे देश में स्वामी सहजानंद सरस्वती एक ऐसा नाम है जिसकी शपथ और जिसका संकल्प लिया जाना चाहिए। भारत में किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता आज वे जन जन के आदर्श और लाखों लोगों के नायक बन गए हैं। उन्हें रामगढ़ में ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया जाना निश्चित रूप से सौभाग्य की बात रही। मेरे लिए एक मित्र, एक चिंतक और मार्गदर्शक के रूप में पाना बहुत बड़ा सम्मान है। स्वामी जी के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए बड़ी संख्या में किसान आंदोलन के अग्रणी नेता फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हैं। सहजानंद सरस्वती का निधन 26 जून 1950 को हुआ। इस महान राष्ट्रवादी किसान नेता को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जीबॉन घोषाल का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1912 में 26 जून को हुआ था। घोषाल चटगांव रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य थे। चटगांव अब बांग्लादेश में है। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार हमले में उन्होंने प्रमुख रूप से भाग लिया था।
चटगांव हमले के बाद उन्होंने शहर छोड़ दिया, लेकिन 22 अप्रैल 1930 को उन्हें फेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि किसी तरह वे 2 अन्य बंदियों के साथ भागकर चंदर नागौर तक आने में सफल हो गए। फ्रेंच कॉलोनी के प्रशासक एम चैंपियन ने कलकत्ता में ब्रिटिश प्राधिकारियों को उनके ठिकाने की खबर दे दी। सूचना मिलने पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर टेगाट बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ 1 सितंबर 1930 को चंदर नागौर पहुंचे। उन्होंने उस स्थान को घेर लिया जहां क्रांतिकारी छिपे थे और गोलीबारी शुरू कर दी। जीबॉन घोषाल को गोली लगी और उसी दिन उनकी मौत हो गई। इस महान क्रांतिकारी को हमारा नमन। आज हम शहीद बहादुर खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। एक हमले के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप के कारावास में 26 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से उन्हें शत शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तेलंगाना में उच्च न्यायालय से लेकर तालुक स्तर तक आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएंगी, जो हर प्रकार के सिविल और आर्थिक दंड के मामलों की सुनवाई करेंगी। लोक अदालत के सदस्य सचिव की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये अदालत बिना किसी शुल्क और खर्च के सेवाएं प्रदान करती हैं। असम में पिछले 24 घंटे में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि बराक घाटी के 3 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए आज सिलचर का फिर दौरा करेंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश की संभावना है। और अलका, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी विशाल, गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उच्चतम न्यायालय से क्लीन चिट मिलने पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मोदी और देश से माफी मांगे झूठे आरोप लगाने वाले। राजस्थान पत्रिका ने अमित शाह के हवाले से लिखा है, शिव की तरह मोदी ने भी पिया विष, सत्य सोने की तरह आया बाहर। गुजरात दंगा मामले में झूठी जानकारी देने के आरोप में सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कार्रवाई, दंगों पर झूठे बयान देने पर तिस्ता और पूर्व डीजीपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में जारी सियासी खींचतान को सभी अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है, बाल ठाकरे का नाम कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित। हरिभूमि ने इसे बॉक्स में देते हुए लिखा है, बाला साहब किसके, ठाकरे के या शिंदे के। एकनाथ शिंदे गुट ने नए दल शिवसेना बाला साहब के नाम का किया ऐलान। बकौल अमर उजाला 16 बागी विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष ने अयोग्यता का नोटिस जारी किया। अग्निपथ योजना की समीक्षा करते रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर दिया है। पत्र ने रक्षा मंत्री के शब्दों को दिया है, अगर कोई कमी या चुनौतियां मिलती हैं तो उन्हें दूर करने का करेंगे प्रयास। एक जैसी महक अजनबियों को नजदीक लाकर बनाती है दोस्त, उनकी बेहतर बाउंडिंग में भी मददगार। दैनिक भास्कर में है, पत्र ने सेंस ऑफ स्मेल पर हुई रिसर्च के हवाले से लिखा है, महक में 6000 मॉलिक्यूल होते हैं जो दोस्त चुनने में करते हैं मदद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना। वे जर्मनी में श्लॉस एल्माउ में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC NET 2022 की तिथियां घोषित। गुजरात पुलिस ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों में फर्जी सबूत तैयार करने के आरोप में कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और IPS अधिकारी RB श्रीकुमार को गिरफ्तार किया।
भारत ने अफगानिस्तान को 3000 मीट्रिक टन गेहूं की अगली खेप भेजी। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में कल कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नुम और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।